हमारे सामने स्टैटिस्टिक्स का मेन आज मुद्दा स्टार्ट करने वाले। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की थी। आज मैं थोड़ा और डीप लेके चलता हूं। आज का सेशन हमारे पास डेडिकेटेड रहने वाला है कि डेटा क्या होता है, कितने प्रकार के डेटा होते हैं। एक हमारे पास कैटेगरी टाइप का डेटा होता है, एक हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है। तो वो सारी चीजें क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा क्या होता है और स्टैटिस्टिक्स कितनी तरह की होती है वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और साथ ही साथ हमेशा मैंने जैसे सिखाया है, एक पेज पे जब तक मैं अपने आप को न सिखा दूं तब तक मैं वीडियो नहीं लाता हूं, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, तो रैंडम ऐसे ही कभी भी मैं वीडियो नहीं लेकर आता हूं, पहले अपने आप को एक पेज पे समझाता हूं, हमेशा दूसरा पेज नहीं भरने देता हूं। तो स्टार्ट करें अपना सेशन। अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरा नाम है राजन चोपड़ा। हम यहां पर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को बहुत इजी फन वे में पढ़ाने की पूरा प्रयास करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स भाई दो तरह की होती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव जिसपे मैंने लास्ट टाइम एक प्रवचन भी दिया था, और एक होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल। सबसे पहले इनको बताने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा। तुमने डेटा साइंस देखा होगा, मशीन लर्निंग देखी होगी, दैट इज ऑल्सो ऑल अबाउट डेटा। मशीन्स को डेटा पढ़ाना मशीन लर्निंग है ना। जितना भी डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो एक कंप्यूटर मशीन को पढ़ा दो, वो मशीन लर्निंग कैसे पढ़ाते हैं उसके पीछे बहुत सारी एल्गोरिथम्स लगी होती है, वो अलग बात है। बट मेनली तो डेटा ही है ना। डेटा हमारे पास कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक हमारे पास होता है प्राइमरी डेटा और एक हमारे पास होता है सेकेंडरी डेटा। अब तुमने जितने भी यूट्यूब पे चैनल्स देखे ना, वो फैक्ट्स बोलते हैं कि इस चैनल की न्यूज ने ऐसे कहा, इस चैनल की न्यूज ने ये रिपोर्ट ये कहती है, वो रिपोर्ट ये कहती है, वो सारा सेकेंडरी डेटा होता है। वो खुद थोड़ी जाके कलेक्ट कर रहे हैं, वो दूसरों की रिपोर्ट्स तुम्हारे सामने लाके रख रहे हैं कि ऐसा 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 होता है, उसको कंबाइन करके कुछ फैक्ट्स बताते हैं और उस पर अपनी वीडियो बना लेते हैं। तो ये हमारे पास होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि खुद जाके उस डेटा को कलेक्ट करना। जैसे नंबर ऑफ बॉयज हु हैड ब्रेकअप इन 2023 बिफोर जुलाई, वो डेटा अगर हमने कलेक्ट कर लिया तो हमने जाके अगर एक एक बंदे से कलेक्ट किया है, हाँ भाई तुम्हारा हुआ, 2-3 से चपेड़े भी खाई वो अलग बात है, लेकिन अगर हमने जाके कलेक्ट किया तो वो हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी डेटा होता है। प्राइमरी मतलब हमने जाके कलेक्ट किया वो डेटा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करें तो सेकेंडरी का मतलब होता है कि हम किसी ने डेटा कलेक्ट किया, पता नहीं कैसा किया, मैं उसके बिहाफ पे तुम्हें बोल रहा हूं भाई ऐसे 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 चीजें रहती हैं। इस एरिया में 5 ही लोगों का हुआ था, उन्होंने फिर से रिलेशनशिप में आ चुके हैं। मतलब मेरे को यही एग्जांपल अभी समझ आ रहा था, मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। बट और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि कार की कैटेगरी है ABCD और यहां पे है उसकी सेल्स को रख दूं, मैं यहां पे ऐसे सेल्स को रख दूं, तो ये भी डेटा हो जाएगा हमारे पास। किस मंथ में कितनी सेल की है तुमने कार्स की, ABCD कार है। बात समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डेटा की समरी देना। अब इतने बड़े डेटा को रीड करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। डेटा को भी लिखने के 3 तरीके होते हैं। डेटा को लिखने के वो 3 तरीके हमारे पास क्या है? सबसे पहला तरीका हमारे पास होता है अनग्रुप्ड डेटा। मैं थोड़ा सा अभी इसको ऐसे लिख देता हूं, अनग्रुप्ड डेटा। और दूसरा हमारे पास होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। हमारे पास होता है, एक तो होता है ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा, दूसरा हमारे पास होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी ऐसा, और एक हमारे पास होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा हमारे पास होता है कि अगर मान लो अनग्रुप्ड की बात करें, तुमने एक मोहल्ले में गए और हर किसी से वो जैसे सेंसस के बारे में सुना होगा, जैसे तुम हर घर में गए, उनसे पूछा भाई तुम्हारे घर पे कितने मेंबर है, अच्छा ये हैं, अच्छा इतने हैं, ऐसे तुमने डेटा लिख लिया। एक अनग्रुप्ड का मतलब है तुमने लिख लिया पहला घर उसमें है 5 मेंबर, दूसरा घर उसमें 7 मेंबर, तीसरा उसमें है 15 मेंबर, एक में 2 है, एक में 1 ही है, और एक में कोई रहता ही नहीं, खाली हवेली पड़ी हुई थी। मतलब कहने का ऐसा तुमने डेटा इकट्ठा करे, अनग्रुप्ड है यार, है ना। और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 5 मेंबर कितने घर में थे, कितने घर में थे वो तुमने यहां पे लिख लिया।
जो तुम यहां पे लिखोगे ना कितने घर में थे, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हाउ फ्रीक्वेंटली इट अकर्स। 5 मेंबर, एक मोहल्ला तुमने चूज किया, उसमें 5 मेंबर कितने घरों में थे, तो वो कितने घर वाला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अभी भी अनग्रुप्ड है, समझ पा रहे हो तुम। 5 मेंबर 22 घरों में थे, 4 मेंबर 5 घरों में थे, और 3 मेंबर 107 घरों में थे, और 2 मेंबर 25 घरों में थे, और 0 मेंबर एक था ही नहीं, मान लो 1 मेंबर लेट अस से 15 घरों में थे, और 0 मेंबर खाली हवेलियां 3 पड़ी हुई थी। ठीक है, तो वो जो डायलॉग है ना हवेली पे मिल, तो वो 3 हवेलियां यहां पे किसी पे भी मिल सकते हो, समझ पा रहे हो यहां पे। तो ऐसा कुछ हमने यहां पे इकट्ठा कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इस बार ना यार तुमने इसके ना ग्रुप्स बना दिए, 0 से लेके 3 तक मेंबर्स कितने घरों में थे, 0 से 3 तक। अब इसका ग्रुप बना दे, इसे क्लास भी बोलते, क्लास इंटरवल भी बोलते। तुमने कहा 0 से लेके लेटर से 0 से लेके 2 तक मान लेते, 0 से 2 तक, और यहां पे हमारे पास जितने घर आएंगे उन्हें क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। लेटर से कुछ भी रैंडम डेटा ले रहा हूं मैं, इससे मिला के नहीं ले रहा हूं, अलग कुछ लिख रहा हूं यहां पे 25। 2 से लेके 4 तक, या सॉरी 3 से लेके 5 तक क्या होगा, 3 से लेके 5 तक लेटर से हमारे पास आ रहे 15 अप टू सोन। ऐसे ही तुमने डेटा इकट्ठा कर लिया। अब देख पा रहे हो इसे ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड और सॉरी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी क्यों बोला जाता है। सबसे पहली बात, ग्रुप्ड का मतलब हमारे पास होता है कि हमने, सॉरी अनग्रुप्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया भाई, घर घर में जाके, अच्छा तुम्हारे घर पे इतने हैं, तुम्हारे घर पे इतने हैं, एक लिस्ट बना ली नंबर्स की। अब मैं तुम्हारे सामने इतना बड़ा डेटा लिख दूं भाई, नंबर 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 ही नंबर, दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। लिखने वाले का भी एकदम ऐसा ब्लास्ट हो जाएगा दिमाग, कैसी बात है, डेटा देख के दिमाग खराब हो जाएगा। इसका मतलब है इससे बचना। इसका मतलब अगर हम दूसरे वाले पे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी पे थोड़ी सी हमें सहूलियत मिलती है, क्योंकि छोटी क्लासेस में हमने देखा था वो क्या कहते हैं उसे, टैली मार्क्स को यूज करते थे ना, कि कितने बार जैसे 5 मेंबर कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अप टू सोन, ऐसे टैली मार्क्स लिखते थे। उसके बाद टैली मार्क्स को काउंट करते थे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वगैरह वगैरह। उतना ज्यादा अच्छा मेथड नहीं होता, बट हाँ ये भी एक मेथड है, क्योंकि लार्ज फ्रीक्वेंसीज में भाई टैली मार्क्स से लगाते रह जाओगे, समझ पा रहे हो। और लास्ट हमारे पास आता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें कुछ ऐसा लिखा जाता है, ग्रुप्स में बांट देते हैं, या हम कह सकते हैं क्लास इंटरवल्स बना देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। डेटा भी हमारे पास 3 तरह का होता है, मतलब 3 तरह से कलेक्ट किया जा सकता है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। देखने में भी उतना ज्यादा ना मजेदार नहीं लगता, चीजें हमें चाहिए स्टैटिस्टिक्स में मजेदार। हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम मेहनत नहीं करने देना चाहते दूसरे इंसान को। जैसे मैं स्टैटिस्टिक्स का डेटा दिखाऊं सामने वाला तो घबरा जाएगा, घबराने नहीं देना हमें। हम क्या करें, उससे बचने के लिए हम डेटा की समरी लिखते हैं। अभी मैं और भी बताता हूं, डेटा की समरी लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन समरी भी हम तब लिख पाएंगे जब डेटा को विजुअलाइज कर पाएंगे। तो विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, जो कि मैं मेन तरीके तुम्हारे सामने बताने वाला हूं। अच्छा, एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जब भी कभी फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसे क्लास इंटरवल ऐसे लिखो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 5, एक बात ध्यान रखना, अगर 2 आ गया तो वो कौन सी क्लास में जाएगा, पहली में जाएगा या दूसरी में जाएगा, दूसरी में जाएगा। ठीक है, अगर 2 आ गया तो वो यहां पे जाने वाला है। दिस इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब ये नहीं है, 0 इंक्लूडेड। ठीक है, पहले वाला होता है लेकिन दूसरा एग्जैक्ट नंबर, अगर मान लो 2 आ गया तो वो इस क्लास में जाएगा, 4 आ गया तो वो इस क्लास में जाएगा। तो 4 से छोटे नंबर यहां पे जाएंगे, 2 से बड़े, 2 या 2 से बड़े और 4 से छोटे वो इसमें जाएंगे। बात समझ आई, ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, तो डेटा की समरी, इसके बाद में तुम्हें समरी के बारे में थोड़ा सा बता रहा था, और उससे थोड़ा सा एक पहले बताना चाहूंगा डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। मतलब डेटा देखने में ना यार ऐसे रीड करने में कईयों को दिक्कत आती है, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ रखी है, उनको ऐसा कुछ हमें चीज देनी है जिससे भाई देखते ही एकदम उन्हें मजा आ जाए कि मैं समझ गया ये बात को। और तुमने भी देखा होगा, फिर से उन्हीं वीडियोस पे आते हैं यूट्यूब पे जो तुमने देखी होंगी, वो कई सारे होते हैं ना, वो फैक्ट्स दिखाते हैं, बहुत सारे ग्राफ वगैरह दिखाते हैं। तो विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं लाइन ग्राफ में। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पाई चार्ट्स में,
हम कन्वर्ट कर सकते हैं बार ग्राफ में। अरे भाई ये तो तुम देखते ही होंगे, विच कंट्रीज इज एट नंबर 1, देखते ना वो ऐसे ऐसे बने से होते हैं, वो ऐसे ऐसे ग्राफ बने हुए देखे होंगे तुमने, है ना, ऐसे ऐसे ग्राफ बने होते हैं कि यहां पे फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा नकली सामान कौन बनाता है, यहां पे चाइना, इसका वगैरह वगैरह, मतलब समझ पा रहे हो ना। तो नकली सामान मतलब कहने का है कि सबसे ज्यादा चीजें बनती कहां पे है, नकली मुझे नहीं कहना चाहिए था, बट सबसे ज्यादा चीजें कहां बनती हैं, चाइना में, समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद बार के बाद हमारे पास एक आता है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक हमारे पास आता है जो कि विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, टाइम प्लॉट्स। टाइम के साथ अगर हमें कभी भी ये लाइन का ही एक पार्ट है, बस ऐसे समझ लो, इसमें हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेने वाले हैं, बस इतना ही है। जैसे मैं एक डेटा यहां पे लिख देता हूं 0 से 2 तक, 2 से 4 तक, 4 से 6 तक, 6 से 8 तक, 8 से 10 तक, और यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, मतलब 0 से 2 तक कितनों के मार्क्स आए हैं, 2 से 4 तक कितनों के आए हैं, याद रखना 2 इसमें आएगा, 4 इसमें आएगा, 8 इसमें आएगा, 10 नहीं रुको, 2 इसमें आएगा, 4 इसमें आएगा, 6 इसमें आएगा, हाँ 6 रह गया था यार, 6 इसमें आएगा, 8 इसमें आएगा, 10 अगर हुआ तो एक और क्लास बनानी पड़ेगी, अभी जरूरत मेरे को नहीं लग रही है। तो यहां पे मान लेते हैं 5 4 3 2 1 ऐसा कुछ आया है, 5 4 9 3 12 और 3 15, ये हुआ ना, समझ आई यहां तक, बढ़िया। अब मैं इसको ऐसा नहीं देखना चाहता यार, मैं इसको जरा बढ़िया सा बनाना चाहता हूं, तो इसको बढ़िया बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, एक रह गया, मैं वही सोच रहा है, रह कौन सा गया था, एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मैं सोच रहा था एक तो रह गया विजुअलाइज करने का, मतलब इन तरीके से हम डेटा को लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे उससे लिख लो। बताता हूं अभी कि ये जो हमारे पास दो है ना, ये कैटेगोरिकल डेटा लिखने में ज्यादा यूज होते हैं। मतलब जैसे तुम एक्स एक्सिस पे लिखना चाहते हो इंडिया, चाइना, यूएसए और ब्राजील फॉर एग्जांपल, इनके बारे में लिखना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज डेटा को लिखना है तो इन दोनों का यूज करने वाले हो। क्वांटिटेटिव लिखना है तो तुम बाकी का यूज करने वाले हो। मैं सबसे पहले तुम्हें बताने वाला हूं हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी हमेशा आएगी इधर की तरफ, हमेशा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को यहां रख दो और बाकी यहां बना देते हैं 0, यहां आ जाएगा 2 4 6 8 10। हमें 0 से लेके, एक मिनट रुक जाओ, 1 2 3 4 5, ये 5 है हमारे पास, ठीक है। 0 से लेके 2 तक हमारे पास 5 आ रहा है, तो मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, समझ पाए। उसके बाद 2 से लेके 4 तक कैसा बनेगा, 2 से लेके 4 तक ऐसा बनेगा, साथ साथ चिपके हुए हैं, हाँ। उसके बाद ऐसा बनेगा, उसके बाद ऐसा बनेगा, उसके बाद ऐसा बनेगा, कुछ ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, हाँ, दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। अब एक बात ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी यहीं से ही आने वाला है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, बस तुम इसके सेंटर पॉइंट ले लो, इसके क्या करो, सेंटर पॉइंट ले लो और डीले हाथ से, डीले हाथ का मतलब रफ हैंड से इसको ज्वाइन कर दो, ऐसा कुछ, बस खत्म, यही था, हाँ। एक और एग्जांपल से समझा, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाएगा। अब तुम बार, ये जो मैंने वो बना रखे ना, डिब्बे बना रखे रेक्टेंगल को रब कर दो, मैं तुम्हें और अच्छे से दिखाता हूं। अभी तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सा बन गया ना। मान लो कुछ ऐसा हिस्टोग्राम होता। अच्छा एक और चीज बताना तुम्हें मैं भूल रहा हूं, पता क्या, अगर मान लो तुम्हें कभी भी डेटा जो है वो स्टार्ट ही भाई क्लास इंटरवल हो रहे हैं 100 से 120 मतलब ऐसा स्टार्ट हो रहा है 100 से 120 से 140, अरे 100 से पहले का कहां गया, ये तो ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं होगा ग्राफ बनाना मुश्किल, क्योंकि उसमें हम क्या यूज कर लेते हैं, ऐसा यूज कर लेते हैं। इसका मतलब थोड़ी सी जो जब हमने एक्स एक्सिस काट दी है, ये उसका सिंबल होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं 100 120 140 160, लेटस से इतना ही मैं लेके चल रहा हूं। मैंने यहां पे एक बनाया 100 से लेके 120, कुछ मैं रफ बना रहा हूं, याद रखना, ठीक है, कोई डेटा नहीं लेके चल रहा। एक आया कुछ ऐसे, एक आया ऐसे और एक बिल्कुल नीचे चला गया ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाते कैसे हैं। ये तो बार ग्राफ हो गया ना। अगर तुम्हें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, इसके सेंटर को लो, इसके सेंटर को लो, इसके सेंटर को लो और ज्वाइन कर दो,
लेकिन ये बात यहां पे बात नहीं बनती है। अब तुम्हें क्या करना है, 100 से पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है ही नहीं, 100 से कम तो है ही नहीं, इसका मतलब 0 पे ही होगा पक्का वो, है ना। 100 मैं यहां पे फॉर एग्जांपल 80 लिख देता, तो 80 और 100 के बीच में कुछ है ही नहीं, तो इसके मिड पॉइंट ले लो, इसको ज्वाइन कर दो यहां से। अरे वो क्लोज्ड बनाने के लिए उसे, है ना। ऐसे ही यहां पे क्या करो, इसके बाद कितनी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, ऐसे मुझे यहां भी ज्वाइन करना पड़ता, ठीक है। इसके बाद तो है ही नहीं, इसका मतलब 160 के बाद 180 खुद लिख दो और यहां मिड पॉइंट ले लो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो कुछ ऐसे। अब अगर मैं इसको रब कर दूं, तो ये हमारे पास दिखेगा कुछ ऐसा, दिख रहा है, ये ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक है। ये पॉलीगन जैसे ही तो है हमारे पास, शेप कैसी लग रही है, पॉलीगन जैसी, है ना। हाँ, मतलब इसको ब्रेक कर दोगे तो पॉलीगन्स बन जाएंगे मतलब ब्रेक कर देंगे तो जानी पहचानी शेप्स बन जाएंगे। जैसे यहां से ब्रेक कर दिया तो अगर हम यहां से ब्रेक कर देंगे इसको ऐसे, तो कैसी शेप बन जाएगी, ई का है, मतलब ये कैसी शेप है, क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड वाली क्वाड्रिलेटरल, यहां पे एक ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। तो ऐसे हम ये चीजों को देख सकते हैं। तो हमने देखा कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो बहुत आसपास वाली चीज है ना। हम ये भी देख सकते हैं कि भाई ये टाइम प्लॉट्स और लाइन ग्राफ क्या चीज है, फिर मैं बार ग्राफ के बारे में भी बताता हूं तुम्हें। तो दो दो करके देख लेते हैं इन्हें और मजा आएगा फिर हमारे पास बहुत ज्यादा वाला। सबसे पहले देखते हैं लाइन ग्राफ और टाइम स्टैम्प्स क्यों बोल रहा हूं मैं, टाइम प्लॉट्स, ठीक है। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो कुछ भी यहां पे ले लेते हैं एक डेटा, यहां पे मैंने वैल्यू मान लिया 1 2 3 4, इस बार यहां पे 1 2 3 4 ऐसा कुछ यहां पे। इस बार हमें मिड पॉइंट्स नहीं लेने हैं, यहां पे भी वैल्यू एग्जैक्ट ही है 3 4 5 6, और यहां से वो लगा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट 3 से ही स्टार्ट किया है, ठीक है। मान लेते हैं पहली वैल्यू यहां पे आई है इसके साथ, दूसरी वैल्यू यहां पे आई है, तीसरी वैल्यू यहां पे आई है और फोर्थ वैल्यू कुछ यहां पे आई है, ऐसे कुछ आ रहा है। हाँ, जो स्टॉक मार्केट में ऐसे लाइन लाइन वाले तुम्हें दिखाई देंगे ग्राफ्स, वहां पे तुम देख सकते हो, इसमें एग्जैक्ट वैल्यूज है। अनलाइक जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था उसमें क्लास इंटरवल्स बनाने होते थे ना, उसमें हम करते थे। अगर यहां पे मैं टाइम प्लॉट्स की बात करता तो टाइम प्लॉट्स में बस यहां पे एक्स एक्सिस पे क्या होता है, टाइम, उसके साथ यहां पे क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है। यहां पे टाइम होता है, यहां पे वेरिएबल होते हैं, ऐसा कुछ होता है। मेरे ख्याल से तुम बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद आते हैं पाई पे, पाई चार्ट और बार ग्राफ पे। पहले मैं बार ग्राफ के बारे में बताना चाहूंगा। एक कैटेगोरिकल डाटा यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मैंने यहां पे लिखा इंडिया, यहां लिखा यूएसए, यहां लिखा चाइना, लेटर से ये 3 ही। मैं यहां पे कोई नंबर लिख देता हूं 2 4 6, कुछ भी रैंडम, ठीक है। तो यहां पे इंडिया के पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ। ये ग्राफ देखते ही मुझे पता लग जाएगा कि इंडिया सबसे ऊपर है, जो कि सच्चाई है, और बाकी दोनों का ग्राफ यहां पे दिख रहा है। वैसे मैं अगर तुम्हें एक चीज बताना चाहूं, स्टैटिस्टिकल फैक्ट, तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में कुछ ऐसा ग्राफ दिखने वाला है। यूएस से नीचे हो जाएगा, इंडिया सबसे टॉप पे चला जाएगा। इंडिया की ही सेंचुरी है ये वाली, ठीक है। ये जो सेंचुरी है ना, इंडिया वालों की है ये। तो चाइना पास पहुंचने की कोशिश करेगा लेकिन टच छू भी नहीं पाएगा हमें, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहने वाला है ग्राफ। देखो देखते ही पता लग गया यार, देखते ही पता लग गया इसे कि भाई ये ग्राफ क्या बोलना चाह रहा है ना। अनलाइक हिस्टोग्राम तो पूरा डेटा तुम्हें क्लास इंटरवल्स पूरे देखने होंगे उसमें, समझ पा रहे हैं, उसमें तो पूरे क्लास इंटरवल्स देखने होंगे, और मिड पॉइंट्स लगा के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं वगैरह वगैरह, वो चीज थी इसमें। इसमें तो भाई एकदम पिक्चर क्लियर दिख रही है। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मान लो हमारे पास हमें क्या करना है कि एक डेटा दिया हुआ है कार्स, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी यही बताने की कोशिश की थी, ABCD, और दूसरा है सेल्स 150, 100, 80 और 170, ठीक है। मुझे बनाना है इसको पाई चार्ट की फॉर्म में। तो सबसे पहले कितना एंगल होता है टोटल, 360।
तो मुझे इसे परसेंटेज में डालना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हो जाएगा, अगर मैं एक ही परसेंटेज निकालना चाहूं, टोटल मेरे को दिख रहा है ये हो जाएगा 250, हाँ, और 150, 400, 500, टोटल है 500। अगर मैं 150 डिवाइड बाय 500 करूं और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये परसेंटेज में आ जाएगा। ये क्या करा मैंने, ओ वेट अ सेकंड, 0, तो मेरे ख्याल से आ रहा है 30% है ना। मतलब यहां से आ जाएगा ना कितना फ्रैक्शनल डेटा है, मतलब 150 डिवाइड बाय 500 करूंगा वो फ्रैक्शन आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करूंगा तो 30%। तो 30% कैसे शो करें इसमें, लेटस से हमारे पास यहां से शो करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 30% है ये ए, 30% और ब्रैकेट में डाल देते हैं 150, ठीक है। लेटस से कुछ ऐसा है। इसके बाद हमारे पास है ये 100 वाला करते हैं, 100 डिवाइड बाय 500 इंटू में 100, जो कि हमारे पास हो जाएगा 100 बाय 5 विच इज 20%। चेक करो, तो यहां पे मान लेते हैं बी 20% एंड विच इज 100, ऐसा कुछ बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 80 को अगर हम देखें तो 80 बाय 500 इंटू में 100 विच इज 5 1 6, 16% है ना, 16% कुछ यहां पे आ जाएगा, 16%, 80, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये डी आएगा, ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा है, तो 170 डिवाइड बाय 500 इंटू में 100 विच इज 5 3 4 34%। तो ये जो बचा है हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 34% एरिया इसका यहां पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसको भी देख के पता लग रहा है कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है, चिल्ला चिल्ला के डेटा। तो ये हमारे पास सारे के सारे जितने भी डिफरेंट टाइप के हमारे पास ग्राफ विजुअलाइजेशन के तरीके थे वो हमने लिख दिए। ऐसे होता है भाई ग्राफ, क्या था इसमें बताने का, बताओ कुछ था, बेसिक सी चीज थी ये। तो ऐसे हम किसी भी ग्राफ को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक फाइनल चीज बताने वाला हूं कि आने वाले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये 2 टाइप की ब्रांचेस क्या होती हैं, और मैं इसको भी सारे को एक बार समराइज कर देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। सो हम कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स को तुम्हारे सामने बताने वाले कि स्टैटिस्टिक्स करती क्या है, व्हाट इट डज। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है डेटा की। हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया, क्या करें उसके बाद, डेटा आने के बाद हम सबसे पहली चीज देखते हैं कि किस टाइप का डेटा कलेक्ट करना चाहते हो। एक होता है प्राइमरी और एक हमारे पास होता है सेकेंडरी, समझ पाए। हमने जैसा भी डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, 2 टाइप के डेटा है, उनमें से एक हमने चूज कर लिया। उसके बाद हमें देखना उसे रिप्रेजेंट कैसे करना है या उसको रखेंगे कैसे, विजुअलाइज कैसे करना चाहते हो। इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक हमारे पास टाइम प्लॉट्स है, एक हमारे पास बार ग्राफ है, एक हमारे पास हिस्टोग्राम है, एक हमारे पास पाई चार्ट है, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, सबसे ज्यादा जिसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इन जनरल अगर तुम देखो बहुत बड़ा डेटा है तो कुछ ऐसा मान लो रिप्रेजेंट कर दिया हमने उसे, इतना बड़ा डेटा था वो कि ऐसा कुछ बन गया उसका प्लॉट, वो मैंने कर्व बनाई थी ना इसमें, वो ऐसे कुछ बन गई, ठीक है। आगे जाके इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलने वाले हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी परेशान नहीं होना है कि क्या है, सबसे स्टैंडर्ड चीज स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट दिस, इसलिए मैंने बना दिया यहां पे, ठीक है। तो ये हमारे पास रहते हैं, ये हमारे पास टोटल है इनके। इसके अलावा एक लाइन चार्ट भी होता है, समझ पाए। तो ये है हमारे पास मेनली ये 2 डेटा को विजुअलाइज कैसे करना है। डेटा विजुअलाइज कर लिया, इसके बाद 2 चीजें आती हैं। सबसे पहला हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहती है तुम्हें अब करना है समराइज डेटा को। क्या करना है, समराइज करने के लिए हमारे को कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहला सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एक वैल्यू बताओ जिससे पूरा डेटा रिप्रेजेंट कर दूं मैं। वो वैल्यू मेरे ख्याल से यहां कहीं बीच में होगी। जैसे तुम पूछते हो ना एवरेज स्कोर कितना हुआ है, एवरेज रेटिंग कितनी है, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। जैसे कहीं पे भी तुम कोई भी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कहीं भी रेटिंग देखते हो 4.4, अब हर एक बंदे ने 4.4 रेटिंग थोड़ी दी है, और 4.4 रेटिंग देने का तो ऑप्शन भी नहीं होता है।
रेटिंग या तो 1 होती, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। 4.4 कैसे लिखा होता है, तो वो एवरेज होता है। तो तुम्हें यहां पे क्या निकालना होता है, सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज की बात होती है या सेंटर वैल्यू की बात होती, या एवरेज ही बोल देते हैं अब इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास आती है डिस्पर्जन। हमने बात कर ली एवरेज की, एक वैल्यू बता दी, उस वैल्यू से कितना बिखरा हुआ डेटा स्प्रेड है, वो स्प्रेड बताएगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो पहली चीज हमें देखनी होती है सेंटर की वैल्यू, सेंटर से कितना स्प्रेड है। तीसरी चीज हमें देखनी होती है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस हमें क्या, स्क्यूनेस क्या बताती है, सिमेट्री ऑफ डेटा। सिमेट्री ऑफ डेटा मतलब इसके ज्यादा इधर की साइड है डेटा या ज्यादा लेफ्ट साइड पे है डेटा, क्या पता उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा हो, है ना, ऐसा कुछ बन रहा हो। हमने सिमेट्री भी देख ली। इसके बाद हमारे पास आता है कर्टोसिस। अब कर्टोसिस क्या मेजर करता है, फ्लैटनेस या पीकनेस ऑफ कर्व। मैं यहां पे फ्लैटनेस लिख देता हूं, कर्व ऐसी है या ऐसी है या बहुत ही ज्यादा बिल्कुल कुछ ऐसी है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये हमने देख लिया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में देख लिया। अब हमने डेटा की पूरी समरी कर दी, ठीक है, डेटा को विजुअलाइज कर दिया, डेटा के बारे में कुछ कुछ बातें पता लग गई कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, डिस्पर्जन कितनी हो रही है, मतलब उसका कितना स्प्रेड है, स्क्यूनेस क्या है, कर्टोसिस क्या है, सारी बातें पता लग गई। और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है इन्फ्रेंसिस। इन्फ्रेंसिस का मतलब होता है अब मुझे करनी है फ्यूचर प्रिडिक्शन, वो डेटा को देख के फ्यूचर प्रिडिक्शन। जैसा अभी मैंने तुम्हें आज पहले ही एग्जांपल दिया था, नंबर ऑफ ब्रेकअप्स बिफोर जून 2023, तो उसके बेस पे मैं देखने वाला हूं कि आगे जाके रहना चाहिए, कुछ करना चाहिए हमें या नहीं। देख लो स्टैटिस्टिक्स कितने काम किए। तो इन्फ्रेंसिस में हमारे को फ्यूचर प्रिडिक्शंस करनी होती है, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि अगर ये डेटा ऐसे रह रहा है, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, आने वाले समय में हम बहुत प्रोफेशनल सीरियस एग्जांपल्स लेने वाले हैं कि कैसे हम अपनी कंट्री की ग्रोथ कर सकते हैं, दूसरे देश कंट्री की ग्रोथ करते हैं पिछले डेटा को रीड करके। तो इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक तो आती है एस्टिमेशन थ्योरी, ठीक है, एक आती है एस्टिमेशन थ्योरी, एस्टिमेट करना, और एक आती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये मेन ब्रांचेस होती हैं, नेम से ही पता लग रहा होगा वैसे तो। एस्टिमेशन थ्योरी मतलब जिससे हम गैस कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब है हमने दो हाइपोथेसिस मान के चली, एक्सपेरिमेंट किया, दो हाइपोथेसिस मान के चले, या तो ये सही होगी या ये सही होगी। समझ पा रहे हैं? एस्टिमेशन थ्योरी के साथ हमें फिर ये भी पढ़ना पड़ता है। तो ये पूरी स्टैटिस्टिक्स मैंने यहां पर तुम्हारे सामने लिख दी है, पूरी समरी स्टैटिस्टिक्स की। आई होप कि तुम्हें बात समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक मेरा ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है इस पे, समरी पे। ये सारी चीजें तुम्हें मैं पढ़ाने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। आज एक जस्ट एक पिक्चर थी, जस्ट एक ट्रेलर था, बट पिक्चर अभी आने वाली है, और उसके बाद फिर यहां चलेंगे। इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगने वाला, मेन यही है, प्रेडिक्शन ही करनी होती है हमें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।